मैं एक ऑटो ड्राइवर था। एक दिन अचानक एक खूबसूरत लड़की मेरे ऑटो पे आकर बैठी। वह इतनी खूबसूरत थी कि मैं बस उसकी खूबसूरती में खो गया और फिर उसे अपने घर ले आया, क्योंकि उस लड़की ने बताया था कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, जिस कारण से मैंने उसका भरपूर फायदा उठाया। लेकिन फिर एक दिन अचानक से एक लड़की बदहवास सी परेशान हालतों में एक छोटी सी पोटली लिए हुए सड़क पर इधर उधर देख रही थी, और फिर आकर वह बहुत ही फुर्ती के साथ मेरे ऑटो में बैठ गई। वह लड़की देखने में काफी खूबसूरत थी और मैं तो बस उसकी खूबसूरती को देखता ही रह गया। ऐसी खूबसूरती जो कि कभी कभी देखने को मिलती है। खूबसूरती के साथ साथ सादगीपन भी उसमें भरा पड़ा था। मैं ऑटो चलाने का काम करता हूँ और सुबह से सवारी का इंतजार कर रहा था। अभी तक मुझे कोई पैसेंजर नहीं मिली थी, इसलिए पैसेंजर के इंतजार में अपने ऑटो पर बैठा हुआ था। और फिर उसी वक्त वह लड़की तेज कदमों से चलते हुए मेरे ऑटो में आकर बैठ गई। उसे देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई कि चलो कोई तो सवारी आया। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। वह 25 से 26 साल के करीब देखने में लग रही थी और उसने साड़ी पहन रखी थी। उसके हाथों में एक छोटी सी गठरी थी। ऑटो पर बैठते मुझे कहने लगी, चलो जल्दी चलो। मुझे लगा शायद उसे आगे चौराहा तक जाना होगा, इसलिए मैंने ज्यादा सवाल नहीं किया, ऑटो को स्टार्ट कर दिया। रास्ते भर मैं उसे शीशे में देखता रहा। अब मेरा ध्यान सड़क पर कम उसकी खूबसूरती पर ज्यादा हो गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इसे कहीं जल्दी में जाना है। करीब 15 से 20 मिनट आगे चलने के बाद मैंने उससे पूछा, मैडम आपको कहाँ जाना है? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और हाथों में पड़ी गठरी को सीने से लगाकर बैठी रही। उसके पास और कोई भी सामान नहीं था, बस एक ही सामान था, वह छोटा सा गठरी। मैं फिर से अपना सवाल दोहराया, मैडम आपको जाना कहाँ है? जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक मैं आपको कहाँ छोड़ दूं? मेरे सवाल सुनकर वह कहने लगी, बस थोड़ा आगे ले चलो। मुझे लगा कि शायद शहर में नई आई है, इसलिए इनको जगह के बारे में पता नहीं है। शायद जगह देखकर इन्हें कुछ याद आ जाए, तो अब मैं अपना ऑटो लेकर चला जा रहा था। मैं सोच रहा था कि अब वह लड़की रुकने के लिए कहेगी, लेकिन वह तो एकदम से खामोश होकर चुपचाप से बैठी थी। और अब तो रोड भी खत्म हो गए थे। फिर मैंने उनसे दोबारा पूछा, आपने बताया नहीं कि आपको कहाँ उतरना है? इस पर मुझे कहने लगी, आप अपनी मर्जी से कोई भी अच्छी जगह देखकर मुझे उतार दीजिए। मैंने कहा, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि कौन सी अच्छी जगह है, क्योंकि आप अकेली हैं और जगह अच्छा होने के कारण क्या होता है, खतरा तो कहीं भी हो सकता है। आखिर आपको कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। फिर मैंने उससे कहा, अगर आपको हवा जगह पता नहीं है, आप मुझे एड्रेस दिखा दीजिए, मैं आपको सही सलामत वहां पर पहुंचा दूंगा। मेरी बात सुनकर वो घबराकर बोली, मुझे कहीं नहीं जाना है और मेरे पास कोई भी एड्रेस नहीं है कि आपको मैं बताऊं। उसकी बात सुनकर मैं उस हैरत से देखने लगा और थोड़ी गुस्से से कहने लगा, जब आपको यह पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है तो फिर आप मेरे ऑटो पर क्यों बैठे? मेरे गुस्से वाली आवाज सुनकर वो लड़की अब रोने लगी थी। उसको यूं रोता देख मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस बार मैंने अपने ऑटो रोक दिया और फिर पीछे मुड़कर उसे देखने लगा। उसे देख मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। वह किसी फूल की तरह बिल्कुल ही मासूम थी। उसके आंखों में भी इतनी मासूमियत थी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और अब मैंने उसे कहा, देखो, मेरा यह मतलब नहीं था। आप मुझे जो भी जगह कहेंगे मैं आपसे बिना कराए लिए आपको वहां पर पहुंचा दूंगा। आप मुझे 1 रुपये भी मत देना। आप मुझे बस आराम से तसल्ली से उस जगह का नाम पता बता दीजिए। इस बार वह मुझे रोते हुए कहने लगी, मैं आपको क्या एड्रेस बताऊं? मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ और अनाथ हूँ। आप मुझे अपने साथ ले चलो। आप मुझे अपने घर में नौकरानी बनाकर रख लेना। मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी। आप सिर्फ मुझे 2 वक्त की रोटी दे देना। मैं आपसे एक भी पैसा नहीं लूंगी। उसने मुझे इस तरह से कहा जैसे कि मैं कोई बहुत ही अमीर आदमी हूँ, जबकि मुझे अपनी वास्तविकता पता था कि मैं कोई अमीर आदमी नहीं बल्कि एक ऑटो ड्राइवर हूँ। और तो और एक पैर से लंगड़ा भी हूँ। मैंने एक लकड़ी की टांग लगवा ली है और उसी के सहारे रिक्शा चलाता हूँ। और मेरी इन्हीं खामियों की वजह से गांव में मुझे कोई रिश्ता देने को भी तैयार ना था। वजह यह थी कि मैं एक टांग से लंगड़ा था और मैं दूसरे की तरह और कोई काम नहीं कर सकता था। फिलहाल ऐसे में कौन अपनी बेटी का हाथ मुझे देता? अब मैंने लड़की से कहा, ठीक है, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तुम बताओ, तुम कब मुझसे शादी करोगी? तुम जब कहोगी मैं उसी वक्त शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तुम मुझे अभी कहोगी
तो मैं अभी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो मजबूरन तुम्हें किसी अनाथ आश्रम में छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे तो अपने घर ले जा नहीं सकता, क्योंकि मैं तो समाज में रहता हूँ और तुम्हें तो पता है, तुम्हें मेरे साथ देखकर वह लोग क्या क्या बातें करने लगेंगे। इसलिए तुम अच्छे से सोच विचार कर लो, उसके बाद बताना। जब तुम्हारा मन या शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, फिर मुझे बता देना। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई और बोली, आप बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल सबसे अलग। और अब मुझे और क्या चाहिए? आप मुझसे शादी कर लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि मैं खुशी खुशी शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे उसकी मासूमियत पर बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी। मैंने मन ही मन सोचा, अगर ये लड़की कुछ ही पल में मुझे इतनी सारी मुस्कुराहट दे सकती है, तो जब भी मेरी जिंदगी में आ जाएगी तो फिर मेरी जिंदगी को कितना खुशगवार बना देगी। अब मैंने बहुत ही सोच विचार किया और फिर अपने एक वकील दोस्त को फोन किया, उसे सारी हकीकत बताया। मैंने उसे कहा कि यार, मुझे इस लड़की से शादी करनी है, मैं अभी मंदिर में जाकर इससे शादी कर लेता हूँ और फिर कल कोर्ट में आकर कोर्ट मैरिज कर लूंगा। तुम्हारी क्या राय है? मेरे दोस्त कहने लगा, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अभी मंदिर में जाकर शादी कर लो और फिर जब कोर्ट आओ तो मुझे फोन कर देना, मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा। अब मैंने उस लड़की का नाम पूछा तो उसने अपना नाम शानिया बताया। मैंने कहा, आपका नाम आपकी तरह ही खूबसूरत है। वह कुछ न बोली और सिर्फ मुस्कुराती रहे। फिर मैं उसे लेकर दुर्गा मंदिर चला आया। उसने साड़ी पहन कर रखी थी और उसकी लंबी चोटियां उसकी कमर पे लहरा रही थी, जो उसकी खूबसूरती में और भी चार चांद लगा रही थी। मंदिर आने के बाद मैंने पंडित जी से बात की और फिर मंदिर परिसर में ही शादी के सारे सामान बिक रहे थे, चुन्नी वगैरह भी मिल रहे थे। मैंने सभी चीजों को खरीदा और फिर उसके साथ शादी कर ली। मैं देख रहा था, शानिया इस शादी से बहुत ही खुश नजर आ रही थी और मैं तो खुश था ही। अचानक से मेरी जिंदगी में ये खुशियां आई थी, नहीं तो सभी तो मुझे देखकर वैसे भी इग्नोर करते थे, क्योंकि पैर न होने के कारण मेरे में बहुत बड़ी खामियां थी। वैसे तो मुझे नकली पैर से कोई भी परेशानी नहीं थी, मैं रोजमर्रा के सारे काम कर रही थी, ऑटो चला रहा था और पैसे भी ठीक ठाक कमा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। अब हम दोनों की शादी हो चुकी थी। उसकी मांगों में लाल सिंदूर और माथे पे चुन्नी रहने के कारण उसका रूप रंग पूरी तरह से खिल गया था और अब हम पति पत्नी के पवित्र बंधन में बंध गए थे। शानिया शादी करने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि अचानक अब मेरी अहमियत सबकी नजरों में पड़ गई हो। गांव के जो लोग कहते थे कि मुझे कोई भी अपनी लड़की नहीं देगा, जब वो मेरे साथ सानिया को देखेगा तो जरूर हैरान होगा। और अब मैंने सोच लिया कि मैं 10 दिन तक काम पर नहीं जाऊंगा और अगले दिन ही शानिया को लेकर अपने गांव चला जाऊंगा और सारे रिश्तेदारों को मिलवाऊंगा और यह साबित कर दूंगा कि मेरे नसीब में भी भगवान ने इतनी खूबसूरत औरत लिखी थी, जो कि सकल सूरत से लाखों में एक है। मैं उसे लेकर अपने छोटे से घर में चला आया था। शानिया को देखने के बाद अब मेरे जज्बात मेरे काबू में नहीं रह पा रहे थे, लेकिन मैं कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहता था। वह मेरी पत्नी थी और मैं उसे कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। शादी होने के बाद मुझे शानिया और भी ज्यादा प्यारी लगने लगी थी और मैं उसे सच्चे दिल से प्यार करने लगा था। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता था जिससे कि शानिया को तकलीफ हो। मैं शानिया को ऑटो में बैठाकर अपने घर ले आया था। रास्ते में मैंने शानिया के लिए 2 सेट कपड़े भी खरीदे और फिर घर आकर मैंने उसे अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाई। चाय पीकर वह बहुत ही तरोताजा महसूस कर रही थी और मैं अपने आप को बहुत ही थका हुआ महसूस कर रहा था। मगर शादी की खुशी इतनी थी कि मैं अपनी सारी थकावट भूल गया। मैंने उसे कहा, तुम अब अपनी साड़ी बदल लो और मैं जो तुम्हारे लिए कपड़े खरीद कर लाया हूँ, तुम फ्रेश होकर वह पहन लो। न जाने क्यों मुझे वो साड़ी में अच्छी नहीं लग रही थी। यह कहकर मैं कमरे से निकल गया और कहा, तुम फ्रेश होकर नहा लो, तब तक मैं मार्केट से और भी सामान लेकर आता हूँ। मैं फटाफट बाजार चला गया और अपने जमा पूंजी से पैसे निकालकर उसके लिए और भी कपड़े, खाने पीने के सामान सभी कुछ लेकर चला आया। घर जब आया तो मैंने देखा वह नहाई नहीं थी, बल्कि मेरे इंतजार में बैठी थी। मैंने उसे कपड़े दिए और कहा, लो इसे नहाकर पहन लो। फिर मैं खाना वगैरह जो बाहर से खरीद कर लाया था
प्लेट में लगाने लगा। वो कपड़े लेकर नहाने के लिए चली गई और नहाकर जब निकली उसका रूप और भी निखर गया था। मैं तो उसे देखता ही रह गया, पर पहले से भी कई गुना ज्यादा हसीन हो गई थी। उसके कर्ली बाल, गुलाबी गाल, उस पर से वो खूबसूरत सा ड्रेस जो कि मैं लेकर आया था, उसका यह रूप किसी को भी दीवाना बना सकता था। मैंने उसे नजर पर सराज भरे अंदाज में देखा तो वो शर्मा गई और मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी फकीर को जन्नत की परी मिल गया हो। फिर मैंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और उस पर अपना ढेर सारा प्यार लुटाया। वह मेरे साथ बैठकर बहुत ही खुश नजर आने लगी थी और उसकी घबराहट में कुछ कमी हो गई थी। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था 2 घंटे में मेरी जिंदगी इतनी बदल कैसे गई। ऐसा लगता था कि मैं कोई हसीन ख्वाब देख रहा हूँ। मेरा कमरा जिसमें मैं अकेले रहता था, आज उस कमरे में मेरा हमसफर भी आ गया था और उस दिन से उसका साथ पाकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हासिल कर ली है। अब हमारी रातें और हमारे दिन खुशियों की खुमार में डूबे हुए थे। लेकिन एक बात तो थी, खुश तो वह मेरे साथ बहुत थी, लेकिन जब भी उससे उसके अतीत के बारे में पूछता, उसके खानदान के बारे में पूछता, वह एकदम से घबरा जाती थी और उसकी घबराहट देखकर मैं उससे दोबारा इस बारे में पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता था। इसलिए अब मैंने उसके उसके अतीत के बारे में पूछना छोड़ दिया। मैं बेवजह उसे परेशान नहीं करना चाहता था। मैं बीते हुए कल में ज्यादा आज से विश्वास करने वाला इंसान हूँ और आज जो चल रहा था मैं उसी में खुश रहता हूँ। बीते हुए कल के बारे में ज्यादा नहीं सोचता हूँ। तो मैंने बीते हुए कल के बारे में जानने की इच्छा छोड़कर आज हम दोनों में जो रिश्ता था उस पर ज्यादा ध्यान दिया। एक दिन मैं शानिया को घुमाने नजदीक पार्क लेकर गया तो उसने बताया कि उसका संबंध बंगाल से है, इसलिए वह कुछ ही भाषा समझ पाती है और इसलिए टूटी फूटी भाषा में ही हिंदी बोलती है। पर मैं उसकी हर बात को समझ लेता था। उसने बताया कि उसने शहर को भी कभी नहीं देखा है, क्योंकि बस शुरू से ही छोटे से स्थान पर रही है। फिलहाल मैं उसका दिल बहलाने पार्क लेकर गया था। वहां जाकर वह बहुत ही खुश थी। उसने ये चीज पहली बार देखी थी। मैंने उसे कई प्रकार के झूले भी दिखाए, मगर वह झूले पर बैठने से डर रही थी। पार्क में घूमने फिरने के बाद हम एक ढाबे में बैठे हुए थे। एक आदमी हमें बार बार घूर घूर कर देख रहा था। मैंने देखा उसकी दिलचस्पी मुझसे ज्यादा मेरी पत्नी शानिया में थी। मुझे उसका यूं घूर घूर कर मेरी पत्नी की तरफ देखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, परंतु मैं लड़ने झगड़ने वैसे नहीं था, क्योंकि शहर में यह बातें आम होती है। मगर अब उस आदमी का इस तरह से घूरना मुझसे बर्दाश्त से बाहर हो जा रहा था और उसकी हरकतें भी पहले से ज्यादा बुरा हो गया था। वो फोन पर भी कुछ टाइप कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद उसने फोन कान से लगा लिया और बोला, आदित्य कहाँ है? तेरे लिए बहुत ही बड़ी खबर लाया हूँ। यह कहकर उसने उसे नजदीक स्टेशन पर मिलने को कहा और फोन बंद कर दिया। अब उसने हमारी तरफ देखना भी बंद कर दिया और ढाबे से बाहर निकल गया। सानिया इस बात से बेखबर थी, मगर मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। ना जाने उस आदमी के मन में क्या चल रहा था। फिर हम दोनों ने जल्दी से खाना खाया और मैं उसे लेकर ढाबा से बाहर आ गया और अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में मैंने महसूस किया कोई हम दोनों का पीछा कर रहा है, मगर जैसे मैं पीछे मुड़कर देखता मुझे सब कुछ नॉर्मल लगता। मैं समझ नहीं पाया कि कौन हमारा पीछा कर रहा है। हम तकरीबन 1 घंटे में अपना घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद मुझे कुछ काम याद पड़ गया तो मैंने शानिया को कहा, देखो मुझे कुछ काम है, मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। तब तक तुम घर पर दरवाजा बंद करके रहना। कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। अगर मेरा नाम भी कहे उसे कह देना मैं घर पर नहीं हूँ। यह कहकर मैं अपने काम करने के लिए वहां से निकल गया और फिर करीब 1 घंटे के बाद जब घर आया तो मैंने देखा कि शानिया बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी, बल्कि वह तो मुझे देखते ही मेरे गले से लग गई और रोने लगी। मैंने उसे कहा, क्या हुआ? तो वह कहने लगी, जब आप घर पर नहीं थे थोड़ी ही देर के बाद कोई आया था और जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था, और इतना जोर से दरवाजा खटखटा रहा था जैसे कि उसे तोड़कर अंदर ही आ जाना चाहता हो। फिर शायद मोहल्ले के किसी आदमी ने उसे धमकाया होगा तो दरवाजा खटखटाना बंद कर दिया। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि शायद कोई बच्चा डराने की कोशिश कर रहा होगा या फिर मेरा कोई जानने वाला होगा। मैं पहले अकेला रहता था ना, तो मेरे दोस्त कोई लिहाज वगैरह नहीं करते थे। उन्हें दोस्तों में से कोई ऐसा होगा जो मेरे जाने के बाद मुझसे
मिलने के लिए आया होगा। फिर मैं मोहल्ले वालों से उस आदमी के बारे में पूछा जो कि मेरा दरवाजा खटखटा रहा था। तो मोहल्ले वालों ने बताया उन लोगों ने पहले कभी भी उस आदमी को नहीं देखा था और फिर उसकी हरकतों को देखकर मोहल्ले वालों ने उन्हें निकाल बाहर किया। यह सुनकर मेरा माथा ठनका था कि आखिर वह कौन थे, हमसे क्या चाहते थे। अगली सुबह शुक्रवार था और आज ऑटो लेकर काम करने के लिए बाहर निकल गया, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई थी मैं ऑटो नहीं चला रहा था और हमारी शादी को 1 महीने हो गए थे। आखिर काम तो करना ही पड़ता, क्योंकि मेरी जमा पूंजी अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। अभी तक मैं नाश्ता बाहर से खरीद कर ला रहा था और उस दिन भी मैं नाश्ता लाने के लिए बाहर चला गया था। मैंने शानिया को दरवाजा बंद करके रहने को बोल कर गया था और फिर करीब आधा घंटे के बाद जब मैं वापस आया, दरवाजे पे 2 लोग खड़े थे और वह दोनों जोर जोर से दरवाजा बजा रहे थे। मैंने पूछा तुम लोग कौन हो? तो मुझे धमकाकर कहने लगे तुमने हमारी पत्नी को अपने घर में रखा है और हम लोगों को वह चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया। पूछा तुम्हारी कौन सी पत्नी मेरे घर में है? मेरे घर में मेरी बीबी है और उसका नाम शानिया है। नहीं, वह तुम्हारी बीबी नहीं बल्कि हमारी बीबी है और मुझे पता है तुमने उसे जबरदस्ती यहाँ रखा है, किडनैप करके रखा है। हम तुम्हारी चमड़ी उतार कर रख देंगे। जल्द से जल्द दरवाजा खुलवाओ और हमारी बीबी को हमारे हवाले करो। मैंने उन दोनों को बहुत ही गौर से देखा। दोनों का हुलिया बड़े ही अजीब था। उन दोनों ने चोटियां बांधी हुई थी और गले में अजीब करीब रंग का गमछा डाले हुआ था। मैंने उसकी बदमाशी देखी तो मुझे भी गुस्सा आ गया। अब मैंने नाश्ता को एक साइड में रखा और उसके बाजू पकड़कर बोला हिम्मत है तो मेरी बीबी को ले जाकर दिखाओ। यह मोहल्ला मेरा है और यहाँ पे सभी लोग मुझे जानते हैं। अगर ज्यादा चालाकी की तो ऐसा कूट मारूंगा कि वापस अपनी टांगों से जा भी नहीं पाओगे। मेरे ऐसे कहने पर उन दोनों ने मुझे पकड़ लिया और बोला शायद तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम जग्गू भाई है और मेरे नाम से बड़े बड़े लोग डरते हैं। मैंने कहा मैं कीड़े धमकी से नहीं डरता हूँ, जो करना है कर लो, देखता हूँ तुम में कितना हिम्मत है। फिर हम दोनों में लड़ाई होने लगी और हमारी लड़ाई और शोरगुल को सुनकर मोहल्ले के लोग जमा हो गए। तो उन लोगों ने अब पिस्तौल निकाल लिया और हवा में लहराने लगा था। तो उसी बीच किसी ने पुलिस को खबर कर दी और फिर थोड़ी ही देर में पुलिस हमारे दरवाजे तक पहुंच गई थी। मुझे तो सब बहुत ही अजीब लग रहा था और अब पुलिस को देखते ही वह दोनों भागने लगे, मगर पुलिस ने उन दोनों को धर दबोचा और पूछा तुम लोग शरीफ आदमी को क्यों तंग कर रहे हो? मोहल्ले वालों ने भी मेरी तरफ से गवाही दी थी, जिस पर वह दोनों पुलिस को कहने लगा कि मैंने उसकी औरत को जबरदस्ती घर में कैद करके रखा है, वह उसकी बीबी है और उसके खानदान की इज्जत है। पुलिस वालों ने जब ये सुना तो एक लेडीज कांस्टेबल को भी साथ में लेकर आए और मेरे घर की तलाशी लेने लगे। शानिया ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई थी। फिर पुलिस ने शानिया से भी पूछा क्या यह दोनों आदमी जो कह रहा है वह सच है? शानिया बिल्कुल चुप रही। मैं पुलिस को हमारी मंदिर में जो शादी हुई थी और फिर हम दोनों ने जो कोर्ट मैरिज किया था वह सभी कागज दिखाए। मैंने अपना वकील दोस्त को भी फोन करके बुला लिया था। मेरे वकील दोस्त ने भी पुलिस को सभी कुछ हमारी शादी के बारे में बताया। पुलिस ने हम लोगों की बातों पर विश्वास कर लिया और उन दोनों आदमियों को पकड़कर अपने साथ थाने में ले गए। उनके जाने के बाद मुझे सुकून सा हुआ तो मैंने सुख का सांस लिया, लेकिन सब देखकर मैं सोच में पड़ गया कि आखिर यह लोग कौन है और बिना वजह के तो इतनी बड़ी बात नहीं बोल सकते कि सानिया उसकी बीबी है। यह लोग हो ना हो अवश्य सानिया को जानते होंगे। मैंने सानिया से इस बारे में पूछा, लेकिन वह तो सिर्फ रोई जा रही थी। खैर अब मैंने दरवाजा बंद किया और आकर सानिया को अपनी बाहों में भर लिया और उसे प्यार से इन सब के बारे में पूछने लगा। मुझे उस पर एक जरा भी शक नहीं था। फिर मैंने सानिया को कहा देखो, मुझे बहुत ही जोरों की भूख लग रही है, चलो मिलकर नाश्ता करते हैं। फिर मैंने उसे कहा सानिया तुम मेरी अब जिंदगी बन गई हो और तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं रह पाऊंगा और ना ही जिंदगी जीने के बारे में सोच पाऊंगा। और तुम बिल्कुल यह मत सोचना कि मैं ऐसे वैसे लोगों की बातों को सुनकर तुम्हें छोड़ दूंगा। अब तुम मेरी जान बन गई हो, लेकिन अगर तुम मुझे अपने बीते हुए कल के बारे में नहीं बताओगी तो फिर मैं तुम्हें इन लोगों से कैसे बचा पाऊंगा? भगवान न करे कभी यह लोग हमें नुकसान पहुंचा दे या फिर अकेला देखकर तुम्हें ही नुकसान पहुंचा दे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और फिर मेरे 1000 बार पूछने के बाद सानिया ने मुझे जो बातें बताई
उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने मुझे बताया कि वह आदिवासी प्रजाति की रहने वाली है और वह दो आदमियों जो शानिया को अपनी पत्नी बता रहे थे, उनके दरवाजे पर बार बार आ रहे थे और उन्हें धमका रहे थे। वह उसका पहला पति था और उसके साथ जो एक और आदमी था वह उसका देवर था। फिर उसने बताया कि मेरा पति 7 भाई है और वह लोग लूटपाट, चोरी चकारी यही सब छोटा मोटा काम करते रहते हैं। लूटपाट चोरी करके इन सभी ने बंगाल में अपना खूब नाम कमाया था। जिन लोगों के पास काफी पैसे भी थे, पुलिस अधिकारी से लेकर नेता लोग इनके अंदर में थे। यह बंदूक के बल पर अधिकांश आदमी से अपनी बात मनवाना चाहते थे और अपनी ताकत के बलबूते बनवा भी लेते थे। इन लोगों के समुदाय में बाकी कुछ तो जो चल ही रहा था। परंपरा के नाम पर एक ऐसा घटिया खेल औरतों के साथ खेला जाता था जिसकी कहानी सुनने सुनाने में भी शर्म आती है। इन लोगों को समुदाय में सोने और चांदी के बगैर कोई शादी नहीं होती थी। आने वाली दुल्हन को सोने से लाद दिया जाता था और उसके लिए बहुत ही इंतजाम किए जाते थे। कई लोगों को सारी सारी जमा पूंजी एक ही शादी पे खत्म हो जाती थी, जबकि सोना चांदी के बगैर किसी भी औरत की शादी को बुरा माना जाता था। और फिर जब शादी हो जाती थी तब उसके बाद उस औरत के साथ और भी शर्मनाक खेल खेला जाता था। आज से 6 महीने पहले मेरी भी शादी हुई थी और मुझे सोने चांदी से तौल दिया गया था और मेरे माँ बाप को भारी रकम भी पेश की गई थी। और फिर जैसे मैं ब्याह करके उस घर में आई, मैंने देखा कि उस घर में मेरे पति, उनके 6 भाई के अलावा उस घर में कोई भी औरत नहीं थी। मुझे ये देखकर बहुत ही अजीब लगा। मैंने अपने सास ससुर के बारे में पूछा तो उन लोगों ने बताया वह दोनों बहुत पहले ही उन लोगों को छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं। मैं कुछ न बोली और फिर खुद को तैयार कर लिया कि अब इस घर को मुझे ही संभालना है। अब उस घर में 7 मर्द के साथ साथ एक मैं ही अकेली औरत थी और मैंने मन ही मन ठान लिया था कि मैं अपने देवर और पति का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखूंगी। लेकिन यह मेरी गलत फहमी थी। मैं दिन भर घर का काम करती और फिर रात में उन लोगों के बिस्तर की रौनक बनती थी। पहले दिन जब मेरे साथ यह खेल खेला गया, मुझे बहुत ही बुरा लगा। सातों के सातों मेरे साथ अपनी हवस मिटाने की कोशिश कर रहे थे और फिर उस दिन के बाद इस बुरे खेल का एक नया सिलसिला ही शुरू हो गया जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं इन लोगों के घर का एक खिलौना बन गई थी। सारा सारा दिन इन लोगों की रोटियां बनाती, घर का सारा काम करती। यह सातों के सातों बैठे रहते, एक गिलास खुद लेकर पानी भी नहीं पीते। मैं सारा दिन थक कर चूर हो जाती थी और फिर उसके बाद रात में इन सभी के बिस्तर को गर्म करती थी। मेरी जिंदगी नर्क सी बन गई थी। ऐसा लगता था जैसे कि मैं कोई भेड़ बकरी हूँ जिसकी मेरी माँ बाप ने किसी को खुट्टे से बांध दिया। रात के अंधेरे में मेरे सारे देवर मुझे रानी कहते और दिन के उजाले में भाभी कहा करते थे। यह लोग अपने मोहल्ले वालों, कबीले वालों के सामने अच्छा बनते थे, मगर इन लोगों की हकीकत क्या थी यह तो मैं ही जानती थी। एक दिन मैंने अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत पर भरोसा करके अपने घर में हो रहे रस्मो रिवाज के बारे में बताने की कोशिश की और उन्हें बताया कि मेरे देवर दोहरी जिंदगी जीते हैं। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है कि मेरा पति कौन है। मेरी बात सुनकर वह बूढ़ी औरत मुझे ही समझाने लगी, मैं मानती हूँ कि तुम नए जमाने की लड़की हो, लेकिन तुम अपना पति क्यों करती हो? जिस घर में तुम रहती हो उस घर में जितने भी मर्द हैं उन लोगों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और तुम्हें औरत होने के नाते यह सब झेलना पड़ेगा। तुम्हें यह सच स्वीकार करना ही पड़ेगा कि वह सातों मर्द अब तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारे माँ पापा को मोटी कीमत चुकाई है। अब मैंने उस औरत को कुछ नहीं कहा और आकर बिस्तर पर लेट गई और अपने अतीत के यादों में खो गई। मैं जैसे ही जवान हुई थी, गरीबी के कारण मेरे माँ बाबा ने थोड़े से धन लेकर मेरी शादी बिना सोचे समझे कहीं पर कर दी। मैंने अपने माँ बाप के कारण यह शादी तो कर ली, लेकिन मेरे अंदर जो आत्मसम्मान भरा पड़ा था उस पर मुझे बहुत ही फर्क था। और फिर मैंने इस रस्म को बिल्कुल भी कबूल नहीं किया और मैंने उस बस्ती से भागने का फैसला कर लिया। मगर मुझे अपनी मंजिल का ना कोई पता था। थोड़ी दूर जाकर रेलवे स्टेशन पड़ता था जहां से कहीं जगह ट्रेन आती जाती थी। मैं नहीं जानती थी कि जिस ट्रेन में मैं बैठी थी वह ट्रेन कहाँ जा रही है। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगी। बस एक ख्वाब दिल में जगह बनाए रखी थी।
ट्रेन का सफर लंबा था। मैं पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरकर भटकती भटकती तुम जहाँ खड़े थे वहां पर पहुंच गई, और मैं भी तसल्ली से बैठ गई कि कम से कम अपनी बस्ती से दूर तो निकल आई हूँ। और जब मैं ट्रेन से आ रही थी तो थोड़ी देर बाद ही एक पति पत्नी मेरे सामने वाले सीट पर बैठे थे, और फिर थोड़ी ही देर के बाद एक नौजवान एक दो स्टेशन के बाद उस ट्रेन पे चढ़ा और उस आदमी की पत्नी को गलत निगाहों से देखने लगा, उसे छेड़ने लगा। मैं सब देख रही थी। मैंने तो अपने आप को छुपाने के लिए बुर्का भी पहन लिया था। फिर मैंने देखा कि वह आदमी अपनी पत्नी की इज्जत की रक्षा करने के लिए उस नौजवान से भिड़ गया, और फिर उसके बाद ट्रेन पर जितने आदमी थे सभी लोग मिलकर उस नौजवान को मारने लगा, और फिर एक स्टेशन पर उसे उतार दिया। यह देखकर मैं बहुत ही हैरान हुई। क्या कोई आदमी अपनी औरत की इतनी हिफाजत कर सकता है, जबकि हमारे इलाके में इस बात को फोकट में समझा जाता था। अगर कोई आदमी किसी औरत को छेड़ रहा होता तो उस औरत का पति ही अपनी पत्नी को कुछ पैसे लेकर उस आदमी के हवाले कर देते थे। लेकिन जब मैं ट्रेन में सब देखी तो एक सच्चा मर्द अपनी पत्नी की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है, तो मुझ में उम्मीद की किरण आ गई। और फिर मैंने उसी समय मन ही मन यह फैसला कर लिया कि मैं शादी करूंगी तो बस ऐसे ही इंसान से जो अपने औरत की हिफाजत करता हो। फिर ट्रेन से उतरने के बाद जब मैं आपके ऑटो में बैठी तो मैंने आपको कहा था कोई अच्छी जगह देखकर आप मुझे उतार दीजिए। तो आपको मैंने अपने लिए फिक्र देखी, और उस वक्त मुझे समझ में आ गया कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। जो एक अनजान औरत के लिए इतना फिक्रमंद है, वह अपनी पत्नी की हिफाजत कोई भी हालत में करेगा ही। आपने मेरे लिए उन लोगों से लड़ाई की, यह मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। फिर मुझे अपनी हिफाजत का ऐसा एहसास हुआ कि मैं आपकी गुलाम बन गई हूँ, और उम्र भर मैं आपको अपने सर का ताज बनाकर रखूंगी। भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगी। आप मुझे जैसे रखेंगे मैं रहूंगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्यार और सम्मान चाहिए। यह कहकर उसने अपने सर को मेरे कंधे पर रख दिया और मेरे हाथों को चूमने लगी, और बोली, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगी और वक्त आने पर आपके लिए जान भी दे दूंगी। लेकिन भगवान के लिए मुझे अपने से अलग मत करना, क्योंकि इस घर में मुझे जो प्यार सुकून मिला है वह अभी तक मेरे नसीब में नहीं आया था। उसके आंखों में आंसू थे। अब मैंने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया और कहा, मैं तुम्हारे इस भरोसे को कभी भी टूटने नहीं दूंगा। तुम मेरी बीवी हो और मेरी इज्जत हो, और हमेशा रहोगी। मेरी बात सुनकर वह खुशी से निहाल हो गई, और फिर आने वाले समय में मैंने उसको इतना प्यार दिया, वह अपने बीते हुए कल को भूल चुकी थी। अब मैं भी वह जगह छोड़कर एक नई जगह पर शिफ्ट हो गया था। उसके आने से मेरी नसीब ऐसे खुला कि मैंने ऑटो से एक कार खरीद लिया, और अब मेरी बहुत ही अच्छी खासी आमदनी होने लगी, और रोज रोज मैं दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करते जा रहा था। और मुझे यकीन था, जब से शानिया मेरी जिंदगी में आई थी तब से भगवान भी मुझे बरकत पर बरकत देते जा रहे थे। अगर मैं उस पर शक करता, उसकी सच्चाई जानने के बाद उसे दुत्कार देता, उसके साथ अच्छा सलूक ना करता, यकीनन वह टूट जाती और मुझसे दूर चली जाती। लेकिन मैंने उसे इज्जत के साथ कबूल किया और उसकी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। आज वो मेरे साथ बहुत ही सुकून की जिंदगी जी रही है, और मेरे साथ बहुत ही खुश है। समय के साथ साथ अब मैं 2 बच्चों का बाप भी बन गया हूँ और कई बसों का मालिक भी बन गया हूँ। भगवान करे अपनी हर दुआ कृपा हमेशा हम लोगों पर बनाए रखे। कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।